तो रजिस्ट्रेशन का मतलब और रजिस्ट्रेशन का पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट की नॉलेज में डालना। सबसे पहले द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू स्यू द फर्म और एनी पार्टनर। थर्ड पार्टी पार्टनर्स के ऊपर भी सूट फाइल कर सकती है और फर्म के ऊपर भी सूट फाइल कर सकती है। तो अगर किसी भी पार्टनर ने अपना 100% इंटरेस्ट किसी दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर किया। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की लास्ट यूनिट बची है, यूनिट 3। तो लास्ट रन पे हम लोगों ने यूनिट 2 को कंप्लीट किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिवीजन तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि अब ये पूछने वाली बात नहीं है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है बेटा। बस कुछ दिनों के बाद में आपके एग्जाम्स हैं तो रिवीजन तो कर ही रहे होगे, है ना। और पार्टनरशिप एक्ट का ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन इस समय आप लोगों का चल रहा होगा। मेन पर्पस इस समय वीडियोस लाने का यही है कि साथ साथ में अगर कहीं पर किसी पॉइंट में किसी प्रोविजन में आपको डाउट हो तो उसका आप सपोर्ट यहां से ले सकते हो। लेकिन इस समय पढ़ाई में कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे होगे, ऐसा मैं एजम्पशन लेकर के चल रहा हूं। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बहुत होशियार और हैं भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में वो लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलो यही एजम्पशन लेकर के चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूनिट 3 का। है ना, लास्ट यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, ये आज जल्दी खत्म हो जाएगी। आज का वीडियो जो है ना वो बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि आज ये यूनिट खत्म करेंगे। और इसके साथ में कंपनीज एक्ट स्टार्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि कंपनीज एक्ट एक अलग एक्ट है, एक अलग कानून है, तो उसका वीडियो अलग ही जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से यूनिट 3। यूनिट 3 आपकी जो है ना वो है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो रजिस्ट्रेशन और दूसरा डिसोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन में आपको बस केवल दो चीजें इसमें पढ़नी है, एक तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और दूसरा अगर कोई भी फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये तो सबको पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना करवाओ, लेकिन अगर नहीं करवाया तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। चलो देखते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन का अगर मैं आपको एक ऑर्डिनरी लेवल पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन का मतलब बताऊं तो रजिस्ट्रेशन का मतलब और रजिस्ट्रेशन का पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट की नॉलेज में डालना कि हम ये ट्रांजैक्शन या ये काम कर रहे हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब क्या है कि हमने गवर्नमेंट को ये चीज बता दी कि भाई हम ये प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। कल को अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम ये तो है कि हमने गवर्नमेंट को पहले ही बता दिया था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो एविडेंस के तौर पे काम करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो पर्पस होता है ना, तो किसी चीज को ऑथेंटिक करना, किसी चीज को सर्टिफाई करना, यही चीज होती है मेन। तो देखते हैं एक बार तो मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहां अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाना, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बताना कि भाई हम इस नाम से ये फर्म चला रहे हैं और ये बिजनेस कर रहे हैं। इससे हमारी फर्म क्या है, एक ऑथेंटिकेट हो जाती है ना। आगे देखते हैं प्रोसीजर इसका। देखो क्या होता है, एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म विद प्रेस्क्राइब फी। इसमें आपको कुछ नहीं होना, हर एक एरिया का अपना एक रजिस्ट्रार होता है, उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, वो प्रेस्क्राइब फॉर्म आपको फिल करना होता है और उसके साथ में जो भी फीस होगी, फीस ये स्टेट के अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फीस हो सकती है। ठीक है, तो जो भी प्रेस्क्राइब फीस होगी, जिस फॉर्मेट में फॉर्म होगा उसको आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है। नॉर्मली जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना उसके कंटेंट फिक्स होते हैं, उसमें ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या नेम ऑफ द फॉर्म, फर्म का नाम क्या होगा ये आपको बताना होगा। प्रिंसिपल एंड अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का हेड ऑफिस कहां पर है, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, रजिस्टर्ड जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसका पता बताना होता है। और साथ में अगर कोई ब्रांच ऑफिस भी है, कहीं और पर भी आपने ऑफिस खोला हुआ है तो उसका एड्रेस भी आपको बताना होगा। डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, भाई वो डेट आपको बतानी होगी जब सारे पार्टनर्स ने फर्म को ज्वाइन किया। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, ये पार्टनर्स का नाम क्या, उनके एड्रेसेस वगैरह, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इफ एनी।
इफ एनी, अगर है तो, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर फर्म बनाई गई है तो वो ड्यूरेशन उसमें डालनी होगी, और अगर कोई भी ड्यूरेशन नहीं है तो फिर उसको माना जाता है पार्टनरशिप एट विल, और पार्टनरशिप एट विल भी वैलिड होती है ना। तो देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा से ऑप्शनल है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ और चाहो तो ना करवाओ, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी से आपको कोई पैसे लेने हैं, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में आपको कोई क्लेम है, तो कोई भी पार्टनर और इवन फर्म उस थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है ना, आप गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं हो, आपने अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई इस नाम की कोई फर्म चल भी रही है या इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन चल भी रहा है ना। तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सिविल कोर्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता, ना तो फर्म कर सकती है और ना ही बाकी के पार्टनर्स कर सकते हैं, है ना। नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। अगर सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ का मतलब जैसे मान लीजिए कि फर्म को किसी को पैसा देना है, जैसे सपोज करिए कि फर्म को 1 लाख रुपए किसी को पेमेंट करनी है और फर्म ने उसी पार्टी से 10,000 रुपए लेने भी हैं, तो फर्म ये चाहेगी ना कि हम 1 लाख में से 10,000 रुपए एडजस्ट कर लें और 90,000 की पेमेंट दे दें। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का बेनिफिट भी नहीं मिलता है अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है कि 100 रुपए तक का सेट ऑफ हो सकता है। अब दिमाग में आएगा कि सर 100 रुपए ना ही लिखते तो वो ज्यादा अच्छा था, 100 रुपए का क्या मतलब होता है, 100 रुपए कौन आदमी सेट ऑफ करवाएगा, 100 रुपए तो छोले भटूरे खा लेते हैं उसका बिल आ जाता है। तो बेटा यहां पर एक चीज समझो कि ये समझने वाली बात है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932। आज सोचो कि लगभग 95-94 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं, तो यार लगभग 100 साल पुराना। तो 100 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी, तो उस समय के ये 100 रुपए हैं। गवर्नमेंट ने इसको अपडेट नहीं किया, और अपडेट ना करने के पीछे का लॉजिक यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई 100 रुपए लिखा रहने दो ताकि लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो फायदा है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है उससे, तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो इस लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया। अभी भी वही है कि 100 रुपए तक का जो अमाउंट है उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट सेट ऑफ नहीं होगा। अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म। अगर किसी पार्टनर के साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो वो पार्टनर बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर या फर्म के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है। थर्ड पार्टी फर्म से पैसे रिकवर कर सकती है, लेकिन फर्म थर्ड पार्टी से पैसे रिकवर नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि भले ही आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, टैक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नॉन रजिस्ट्रेशन है लेकिन टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा, है ना। अब राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। अब अगर मान लीजिए कि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या कुछ भी राइट्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा नॉन रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि ऑप्शनल है ना, आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना करवाओ। तो यहां पर कुछ राइट्स है जिसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे सबसे पहले द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू स्यू द फर्म और एनी पार्टनर। थर्ड पार्टी पार्टनर्स के ऊपर भी सूट फाइल कर सकती है और फर्म के ऊपर भी सूट फाइल कर सकती है। द राइट ऑफ पार्टनर्स to sue for dissolution of the firm or for the settlement of the accounts of a dissolved firm or for the realization of the property of the dissolved firm। फर्म को डिसॉल्व करना है, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ना, वो आप कोर्ट से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म का डिसोल्यूशन करवाना है, फर्म के अकाउंट्स को सेटल करना है, बिजनेस बंद करने के लिए 1000 तरीके की फॉर्मेलिटीज होती हैं, पैसा लेना है, देना है, फर्म को डिसॉल्व करना है, पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है उसका सेटलमेंट करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फर्म के डिसोल्यूशन को लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हैं। फर्म की प्रॉपर्टी को डिसोल्यूशन के समय में रियलाइज करना, ठीक है, उसको सेटल करना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। इसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। The power of official assignee, receiver of court to release the property of the insolvent partner and to bring an action। बिल्कुल, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं भी है ना, तो अगर
कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को रिकवर करना, उससे उसकी लाइबिलिटीज को मीट आउट करना, तो ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी, ये सब कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, इनके राइट्स के ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। The right to sue or claim a set off if the value of suit does not exceed ₹100 in value, जैसा कि मैंने बताया 100 रुपए तक का अमाउंट सेट ऑफ किया जा सकता है। फिफ्थ, द राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर्स of the deceased partner of a firm for account of the firm or realize the property of the firm। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल हायर्स हैं, है ना, वो फर्म की प्रॉपर्टी से अपना पैसा रियलाइज करने के लिए वो लोग सूट फाइल कर सकते हैं। तो अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर्स के राइट्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है, तो यहां पर इन सारे राइट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों में फर्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एक रिलेशन का डिसॉल्व होना, एक रिलेशन का खत्म होना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यह नहीं होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म खत्म हो रही है। जब जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो तब तब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो, क्योंकि एक रिश्ता खत्म हो रहा है। जैसे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका रिलेशन खत्म हो जाएगा ना। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, कहानी खत्म, तो वो तो फर्म से चला गया, उसके साथ रिलेशन खत्म हो गया। तो यहां पर क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो लोग अगर बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो फर्म कंटिन्यू रहेगी, फर्म डिसॉल्व थोड़ी ना होगी। तो पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और फर्म का डिसॉल्व होना, इन दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पर बात करी गई है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दो तरह से हो सकता है। एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि ये वॉलंटरी बेसिस पर है, ये वॉलंटरी बेसिस पर है। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यहां पर कोर्ट डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे रही है। ठीक है, दोनों के सेक्शन अलग अलग है। सेक्शन 40 to 43 वॉलंटरी बेसिस पर है और सेक्शन 44 है ऑर्डर ऑफ कोर्ट के लिए। तो देखो, सबसे पहले विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लेते हैं। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, भाई सारे के सारे पार्टनर्स अगर अग्री कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पर पार्टनरशिप फर्म को वॉलंटरी बेसिस पर डिसॉल्व किया जा सकता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41, सेक्शन 41 में कंपलसरी डिसोल्यूशन है कि कब कब कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है। यहां पर कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब यहां पर पूछा नहीं जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट का मतलब कि जैसे अगर कोई भी पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी थी, अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वहां पर फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, वहां पर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप एट विल है, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर राइटिंग में नोटिस दे करके बाकी के सारे पार्टनर्स को फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। तो ये हो गए आपके विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यहां पर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर कोर्ट ऑर्डर करती है, जहां पर कोर्ट ऑर्डर करती है। कुछ जगह पर कोर्ट अपनी मर्जी से भी डिसीजन दे सकती है, कुछ जगह पर हमें खुद अप्लाई करना पड़ता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इंसैनिटी। इंसैनिटी, अगर भाई सारे के सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर्स के साथ में कुछ भी अनसाउंड माइंड या इस तरीके की इंसैनिटी हो जाती है तो वहां पर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, कोर्ट डिसॉल्व कर देगी। मिसकंडक्ट, अगर कोई भी पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, लगातार मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। परमानेंट इनकैपेसिटी, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से अगर पार्टनर्स इनकैपेबल हो जाते हैं, परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है, तो वहां पर भी कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनर लगातार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, कोई भी पार्टनर लगातार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, तो वहां पर बचे हुए पार्टनर या बचा हुआ पार्टनर वो कोर्ट में जाकर के फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी भी पार्टनर ने अपना 100% इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दिया, जैसे सब पार्टनर मैंने आपको बताया था ना यूनिट 2 में, तो अगर किसी भी पार्टनर ने अपना 100% इंटरेस्ट किसी दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर किया
तो वहां पर भी बाकी के पार्टनर्स कोर्ट जा सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। कंटिन्यूअस लॉस, कंपनी का जो फर्म का जो बिजनेस है वो लगातार नुकसान में चल रहा है, लगातार घाटे में चल रहा है, तो अब फर्म को चलाने से फायदा क्या, तो वहां पर भी कोर्ट में जाकर के फर्म को क्लोज किया जा सकता है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कुछ जगह पर लगता है कि फर्म को बंद कर देना ही ज्यादा अच्छा है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि फर्म को बंद कर देना ही ज्यादा अच्छा है, फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो वहां पर भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है फर्म को बंद करने के लिए, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। उसके बाद में कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सेक्शन 45 से 55 तक दिया हुआ है। इसमें बेटा सारे सेक्शंस एक्सप्लेन नहीं किए गए, केवल और केवल थ्योरी है, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज आपको कर लेना। मैंने बस केवल और केवल हेडिंग डाली है ना, केवल और केवल हेडिंग डाली है, अंदर का जो मैटर है वो एक बार थ्योरी आपको पढ़नी होगी, ठीक है। देखो, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो, फर्म डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि अब कहानी खत्म हो गई, नहीं भाई, फर्म को अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, फर्म का डिसॉल्व होना और बिजनेस का वाइंड अप होना, दोनों बातों में फर्क है। फर्म के डिसोल्यूशन के बाद में बिजनेस को वाइंड अप करने का प्रोसीजर होता है। बिजनेस को वाइंड अप करना इतना आसान थोड़ी ना है, हमें किसी को पेमेंट देनी होगी, किसी से पेमेंट लेनी होगी, स्टॉक रखा होगा, स्टॉक से पैसा निकालना होगा, फर्म की गुडविल है, उसमें क्या करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिजनेस को वाइंड अप करना इतना आसान नहीं होता है, तो फर्म को डिसॉल्व करने के बाद में बिजनेस को वाइंड अप करने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अब जब आप बिजनेस को वाइंड अप करोगे जब आप बिजनेस को वाइंड अप करोगे, तो जब फर्म को डिसॉल्व करने के बाद में आपको बिजनेस को वाइंड अप करना है, तो आप कोई भी नया काम नहीं पकड़ोगे। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है ना, तब उसके बाद में कोई नया काम नहीं किया जाता है, बस बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए जो पुराने जितने भी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शंस हैं, केवल और केवल उसको किया जाता है। जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शंस है उनको आप कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया एग्रीमेंट, कोई नई डीलिंग, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को वाउंड अप करेंगे। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंड अप, वही चीज है जो मैंने बताई, बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए पार्टनर्स की कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनकम्प्लीट काम है उसको तो आपको करना होगा ना, जो इनकम्प्लीट एग्रीमेंट्स हैं उनको तो आपको पूरा करना होगा, तो केवल और केवल इनकम्प्लीट काम आप कर सकते हो, कोई भी नया ट्रांजैक्शन आप नहीं करोगे। तो जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक पार्टनर्स की अथॉरिटीज बनी रहती हैं। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो भाई जब फर्म को बंद करेंगे तो फर्म के पास जो पैसा है उससे सारे पार्टनर्स को सेटल किया जाएगा। सारे पार्टनर्स को उन्होंने क्या कैपिटल लगाई थी, प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स को, तो उसका तरीका होता है और इसका सेटलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स, जो सबसे पहले फर्म के पास जो पैसा है वो पैसे से क्या किया जाएगा, वो पैसे से थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटीज है, फर्म के जो डेट्स हैं उसको मीट आउट किया जाएगा। उसको मीट आउट करने के बाद में जो पार्टनर्स हैं उनके डेट्स को दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म के पास सफिशिएंट डेट्स नहीं है, फर्म के पास में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, डेट्स ज्यादा है, फंड्स कम है, तो जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी। लेकिन जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ना, वो उससे पहले उनकी पर्सनल लायबिलिटी चुकाई जाएगी, फिर फर्म की लायबिलिटी चुकाई जाएगी जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे। वरना जो फर्म के फंड्स हैं उससे पहले फर्म की लायबिलिटी चुकाई जाएगी, उसके बाद में पार्टनर्स की लायबिलिटी चुकाई जाएगी। देखो तो ये सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर यूनिट 3 आपकी कंप्लीट होती है। तो यूनिट 3 में इतने सेक्शंस थे, इसकी हेडिंग मैंने बताई है, अंदर का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करेंगे और कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी प्रोविजन हैं, जितनी भी टाइप ऑफ कंपनीज हैं, मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायर्स, ये सारे के सारे हम लोग करेंगे। कंपनीज एक्ट में कुछ भी समराइज वे में नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट के लिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। बच्चों को अक्सर कंपनी लॉ में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कंपनी लॉ पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैंने कंपनी लॉ को पूरा का पूरा मॉड्यूल से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में, आप देखोगे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, लगभग 6.5 या 7 घंटे की है, उसमें पूरा का पूरा कंपनी लॉ
मैंने मॉड्यूल से करवाया हुआ है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में कंपनीज एक्ट 2013 के साथ में। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।